क्या आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही इन दो कार्स के नाम याद हैं? ऑफ कोर्स याद ही होंगे। इंडिया में लेट 90s में लग्जरी कार माने जाने वाली सिएलो और सेंट्रो और वैगनार को तगड़ा कंपटीशन देने वाली मैटिस को कौन भूल सकता है। ये दोनों ही कार्स देवू द्वारा बनाई जाती थीं। वो कोरियन ब्रांड जो इंडिया में बड़े सपने लेकर आया था और अच्छा कर भी रहा था, पर फिर ना जाने ये एकदम से कहाँ गायब हो गया। 2018 के सितंबर के महीने में मेरे ट्विटर पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, क्या आप जानते हैं कि हम साउथ कोरिया के दूसरे सबसे बड़े मीडियम और हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये तो सिर्फ एक देश है उन 60 देशों में से जहां टाटा देवू कमर्शियल व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। ये ट्वीट टाटा ग्रुप का था और इस ट्वीट को देखने के बाद मैं शॉक में था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि टाटा मोटर्स इंडिया के बाहर भी किसी और देश में इतना अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च करा और पाया कि 2004 में टाटा ग्रुप ने देवू कमर्शियल व्हीकल्स को $102 मिलियन में खरीद लिया था, यानी कि उस टाइम के 465 करोड़ रुपए। और हाँ, ये उसी देवू की बात चल रही है जो कार्स बेचा करते थे इंडिया के अंदर। आप में से सभी लोगों को मिस्टर रतन टाटा के जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन और उनकी टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में पता ही होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ JLR की किस्मत ही नहीं बदली थी। देवू कमर्शियल व्हीकल्स को जब टाटा मोटर्स ने खरीदा था तब वो बैंकरप्सी की कगार पर थे, और आज देखें तो देवू साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी मीडियम और हैवी ट्रक बनाने वाली कंपनी है। और टाटा देवू आज की डेट में लगभग 60 देशों में अपने ट्रक्स बेचते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, UAE, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोरिया में फॉरेन ब्रांड्स का टॉप पर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल Hyundai और किया अकेले वहाँ 80% कार मार्केट को कैप्चर करे बैठे हैं। और GM कोरिया, जो कि फुली ओन्ड अमेरिकन GM की सब्सिडरी ब्रांड है, उसके पास सिर्फ 3.8% मार्केट ही है वहाँ पर। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी टाटा देवू का वहाँ पर ट्रक्स के अंदर सेकंड पोजीशन को मेंटेन करना अपने आप में ही बड़ी कमाल की बात है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो कोरिया के अंदर मर्सिडीज, वॉल्वो और मैन जैसी ट्रक कंपनीज भी ऑपरेट करती हैं। और इसीलिए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार टाटा ने एक बैंकरप्ट होती हुई कंपनी को खरीदा ही क्यों था। और दूसरी चीज़ हम ये भी समझेंगे कि कैसे टाटा के अंडर देवू फिर से बहुत बड़े हो पाए। लेकिन इन सभी बातों को समझने के लिए हमें देवू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम शुरुआत से शुरू करेंगे। देवू मोटर्स की शुरुआत 1937 में हुई थी, पर इस कंपनी का नाम तब देवू नहीं था, बल्कि जापानीज कोरिया के अंडर इस कंपनी का नाम रखा गया था नेशनल मोटर्स। फिर 1965 में इस कंपनी का नाम बदलकर शिंजिन मोटर्स रख दिया गया था, क्योंकि इस कंपनी को तब शिंजिन इंडस्ट्रीज ने एक्वायर कर लिया था और वो इन कंपनीज की कार्स को टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे थे। लेकिन 1972 में टोयोटा ने इस जॉइंट वेंचर से विड्रॉल कर लिया, जिसके चलते शिंजिन ने अमेरिका की जनरल मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर सेट किया, जिसकी वजह से कंपनी का नाम बदलकर GM कोरिया रख दिया गया। और 1976 में कंपनी का नाम फिर से बदलकर सेहान मोटर्स रख दिया गया। एंड एट दी एंड इस कंपनी का नाम पड़ा देवू मोटर्स, क्योंकि 1982 में देवू ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। देवू के एक्विजिशन से पहले एंड इवन अंडर देवू ये कंपनी ज़्यादातर जापानीज और अमेरिकन कार्स को ही रीबैच करके बेच रही थी। और सिर्फ यही नहीं, कोरिया के बाकी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और बाकी कंपनीज के भी कुछ ऐसे ही हाल थे, क्योंकि कोरिया के आज इतने ऊपर उठने का एक रीज़न कॉपी कैटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरेन टेक्नोलॉजी टाइप्स भी हैं। और इस वर्किंग रिजीम को 70s में कोरिया की सरकार ने ही पुश करा था। लेकिन फिर भी देवू ने अपने खुद के मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करने का सोचा, और 1986 में उनका लेमांस मॉडल आया, जिसकी नई जनरेशन को सिएलो कहा जाता था। और जो 90s या उससे पहले पैदा हुए हैं, उन्होंने तो इस गाड़ी को इंडिया की सड़कों पर कई बार देखा भी होगा। इस कार को इंडिया में एक लग्जरी कार की तरह देखा जाता था, और ये कोरिया और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी। इसके अलावा जो देवू की खुद की कार इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेसफुल साबित हुई थी वो थी मटीज। और कई इंडियंस का मानना है कि ये कार उस टाइम मिलने वाली सेंट्रो और वैगनार से कई ज़्यादा वेल बिल्ट थी। लेट 90s तक देवू कोरिया की सेकंड बिगेस्ट कंपनी बन गई थी, और देवू इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ कार कंपनी ही नहीं थी, बल्कि इनके पास देवू कमर्शियल व्हीकल्स, देवू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज भी थी। और माना जाता था दैट इन कोरिया कंपनीज लाइक देवू आर टू बिग टू फेल। बट गेस व्हाट, देवू दिवालिया हो गई, जिसका कारण थे किम वू चोंग, वो इंसान जो देवू ग्रुप के मालिक थे। वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं आपको उसे छोटा करके सुनाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 13% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जिसके चलते कोरिया की सरकार ने सारी ही कंपनीज को अपने नॉन परफॉर्मिंग बिजनेसेस को बंद करने के ऑर्डर दिए थे, और ज़्यादातर कंपनीज ने ऐसा किया भी, एक्सेप्ट देवू। माना जाता था कि किम की रिस्क टेकिंग डाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड में ये चीज़ शामिल थी कि जैसे ही कोई भी बैंकरप्ट कंपनी मार्केट में आती थी वो उसे खरीद लिया करते थे। किम ने इसे फाइनेंशियल क्राइसिस की तरीके से लिया इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी, और वो मान के चल रहे थे कि सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी।
पर ऐसा हुआ नहीं। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर दाव खेलते चले गए और देखते ही देखते उनकी कंपनी $50 बिलियन के कर्जे में आ गई, जिसके चलते पूरे के पूरे देवू ग्रुप को ही कोर्ट रिसीवरशिप में आना पड़ा, जिसमें देवू मोटर्स और देवू कमर्शियल व्हीकल्स भी शामिल थे। किम पर पैसे गबन करने के और फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए, जिसके चलते वो देश से ही फरार हो गए। लेकिन उनको 2005 में देश वापस आना पड़ा और 2006 में उनको 10 साल तक की जेल सुनाई गई, लेकिन उनको अगले ही साल सरकार के कहने पर छोड़ दिया गया। खैर, अब अपने मुद्दे पर आते हैं। कोर्ट रिसीवरशिप के बाद देवू के अलग अलग एसेट्स की नीलामी की गई, जिसमें देवू की पैसेंजर व्हीकल यूनिट को 2001 में जनरल मोटर्स ने खरीद लिया, जो आज जीएम कोरिया के नाम से जानी जाती है, और 2004 में टाटा मोटर्स ने इनकी कमर्शियल व्हीकल यूनिट को। अब सवाल ये उठता है कि टाटा मोटर्स ने एक बैंकरप्ट होती कंपनी को आखिर खरीदा ही क्यों? दरअसल टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही एक ग्लोबल प्लेयर बनने की चाहत रखी है, और उनके JLR से लेकर टेटली टी के एक्विजिशन से हमें ये देखने को मिलता भी है। और देवू के साथ भी यही बात थी। टाटा मोटर्स अपनी ट्रक मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते थे और साथ ही साथ अपनी टेक्नोलॉजीज को भी एडवांस करना चाहते थे, और देवू एक ऐसी कंपनी थी जिसकी मदद से वो कोरिया में तो एंटर कर ही सकते थे, और कोरियन नाम के साथ ट्रक्स बेचकर वो अपनी पूरी दुनिया में रीच बढ़ा सकते थे। टाटा मोटर्स ने एक्विजिशन के ठीक बाद इस कंपनी का नाम देवू से बदलकर टाटा देवू कमर्शियल कर दिया। अब देवू ने क्या क्या अचीव किया आफ्टर टाटाज एक्विजिशन, उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देवू अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो टाटा के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि टाटा ग्रुप के और भी एक्विजिशंस हैं, जैसे JLR, टेटली टी। ये सारी ही कंपनीज टाटा के लिए आज की डेट में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और उनकी कई इंडियन कंपनीज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, और उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। और अगर आप वो हैं जो टाटा की ग्रोथ स्टोरी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट हाउस ऑफ टाटा स्मॉल केस में कर सकते हैं। स्मॉल केस एक बड़ी ही कमाल की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट करने में मदद करती है बाय पिकिंग ए बास्केट ऑफ स्टॉक्स। एंड इस हाउस ऑफ टाटा स्मॉल केस बास्केट में आपको स्टॉक्स मिलेंगे उन टाटा ग्रुप की कंपनीज के जिनके लिए माना जा रहा है कि अगले 5 से 10 सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक स्मॉल केस को स्मॉल केस मैनेजर द्वारा ही मैनेज किया जाता है, जिसकी मदद से आपको हर मार्केट कंडीशन में बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि स्मॉल केस मैनेजर्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्टॉक्स को रीबैलेंस करते हैं। और अगर आप फिलहाल के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप इनके ब्लॉग पोस्ट और न्यूज़ लेटर्स को पढ़ सकते हैं, जिसकी मदद से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट इनसाइट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आप मोस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं ताकि आप भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, उसके लिए प्लीज़ स्मॉल केस की ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। टाटा के काम करने का एक तरीका है जिसकी वजह से उनकी ऑलमोस्ट सारी ही फॉरेन कंपनीज सक्सेसफुल हो पाती हैं, जो कि उन्होंने देवू के केस में भी अपनाया है। इवन तो टाटा मोटर्स के पास देवू की पूरी इक्विटी है, पर फिर भी वो उन पर अपने तरीके से काम करने के लिए दबाव नहीं डालते हैं, बल्कि उन्होंने कोरियन बिजनेस स्टाइल और कॉर्पोरेट कल्चर की भी रिस्पेक्ट रखी है। और टाटा देवू का CEO भी एक कोरियन इंसान को ही बनाया है, जिन्होंने 2007 में बेस्ट कोरियन CEO का अवार्ड भी जीता था। टाटा ने देवू के लिए जो सबसे बड़ा काम किया था वो था उनको फंड्स प्रोवाइड करना, ताकि देवू अपनी गाड़ियों की R&D के लिए इसको इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा क्योंकि टाटा मोटर्स का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो देवू को कॉस्ट इफेक्टिव स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड कराने में कामयाब हो रहे थे। इन सब बातों का नतीजा ये निकला कि देवू मोटर्स ने टाटा द्वारा एक्वायर करे जाने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही $100 मिलियन ट्रक एक्सपोर्ट्स में बनाए, और सिर्फ इतने ही टाइम में उनकी रीच 40 देशों तक हो गई। टाटा से पहले देवू सिर्फ हैवी ट्रक्स ही बना रहे थे, लेकिन कोरिया में मीडियम वेट कमर्शियल व्हीकल का बाजार हैवी व्हीकल के मुकाबले बड़ा था, और देखने में ये मिला कि टाटा के देवू को ज्वाइन करने के सिर्फ 20 महीने के अंदर ही देवू ने कोरिया की 35% मीडियम वेट ट्रक मार्केट हासिल कर ली, जिसका एक बड़ा हिस्सा हुंडई के पास था। टाटा और देवू ने मिलकर जो बहुत ही सक्सेसफुल व्हीकल बनाया था वो था टाटा प्राइमा। टाटा ने इससे पहले कोई भी मॉडर्न ट्रक यूरोपियन स्टाइल में नहीं बनाया था इससे पहले, और ये ट्रक कोरिया में भी सबसे पहला यूरोपियन स्टाइल ट्रक था। इस ट्रक को 2009 में लॉन्च किया गया था, और इस पर टाटा मोटर्स के UK, इटली, इंडिया और कोरिया स्थित टेक्निकल सेंटर्स ने मिलकर काम किया था, और 2009 में ही इस ट्रक को कोरिया में एक्सीलेंट डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। और अपने बढ़िया ट्रक्स की वजह से ही 2013 तक टाटा देवू $300 मिलियन का एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। आज की डेट में अगर हम देखें तो टाटा देवू अपने ट्रक्स को लगभग 60 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, UAE और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि टाटा देवू अल्जीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, केनिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में नॉकडाउन यूनिट्स के रूप में इन ट्रक्स को बेचते हैं। यानी कि टाटा देवू ने इन देशों के अंदर असेंबली प्लांट्स लगा रखे हैं। अब इन ट्रक्स को कुछ जगहों पर टाटा देवू बोला जाता है, कुछ जगहों पर टाटा और कुछ जगहों पर देवू। मैं मानता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में।
बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपका क्या मानना है टाटा देवू की इस स्टोरी के बारे में।